आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या इन फ्यूचर करेंगे तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। और इस सिचुएशन में जो आपकी प्रॉब्लम हैंडलिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये काम आने वाली हैं। आप जब तक इन बातों पे स्ट्रांग नहीं है कि किस तरह हमने रूट कॉज को, द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करनी है, किस तरह हमने इस सिचुएशन को हैंडल करना है, तब तक आप प्रॉपर्ली जो कंपनी की बेनिफिट्स हैं उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपके सामने 3 केसेस रखने वाला हूँ और ये 3 केसेस वो हैं जो मैंने देखी हैं या मुझसे अक्सर पूछी गई हैं, या जितने भी फूड सेफ्टी के एडवांस लेवल कोर्सेज़ हैं उस जिसमें पास एंड फेल क्राइटेरिया होता है, तो उस एग्जामिनेशन पार्ट में ये इस तरह की केसेस आपसे पूछे जाते हैं और ये देखा जाता है कि आप इन सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका आंसर क्या होगा और जो भी है जस्टिफिकेशन वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। तो मैं आपके सामने 3 केसेस रख रहा हूँ और इसके आंसर्स जो हैं वो मैं ईमेल करूँगा उन लोगों को जो मुझे आंसर देंगे। आंसर्स मेरे पास मौजूद हैं, तो आपने पहले कोशिश करनी है, या तो कमेंट में आपने उन आंसर्स को लिख देना है या आपने मुझे ईमेल कर देनी है, जो कि मैं आपको ईमेल आईडी अपनी बताऊँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पहले केस की। केस नंबर 1, आप किसी भी इंडस्ट्री में कंप्लाइंस को देख लें एज अ कंप्लाइंस मैनेजर। पूरा सिस्टम जो है, कोई भी फूड इंडस्ट्री है और पूरा सिस्टम जो है, पूरा जो तमाम प्रोसेसेस हैं वो एक क्लोज्ड प्रोसेसेस हैं और जो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन है टू द फूड प्रोडक्ट वो बहुत लो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। प्रोडक्ट आती है वो उस वक्त जब आती है, उस वक्त थोड़ी सी ओपन होती है, वो डाली जाती है किसी टैंक के अंदर एंड देन ये कम्प्लीटली जितने भी प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली रन होते हैं, क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, और वो देन पैकेजिंग या फिलिंग सेक्शन में चली जाती है और वहाँ पे भी हार्डली थोड़ा सा ही प्रोसेस होगा जो कि ओपन होगा। इस तमाम प्रोसेसेस में जहाँ पे आपकी कंटेमिनेशन फ्रॉम द पर्सनल्स एनवायरनमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ पे नॉर्मली ये बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे कंटेमिनेशन चांसेस नहीं है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें पेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें पर्सनल हाइजीन रखने की ज़रूरत नहीं है, हम वॉशरूम्स में सोप ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट के साथ कंटेमिनेशन ही नहीं होगी, हमें एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमसे जो है वो की जाती है एज एन ऑडिटर। इस सिचुएशन में आपका क्या ख्याल है कि अगर एक क्लोज्ड प्रोसेस हो, एक इंडस्ट्री जिसके तमाम प्रोसेसेस क्लोज्ड हों और आपको FSSC, BRC, IFS या किसी भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की कंप्लाइंस सर्टिफिकेशन चाहिए, तो क्या ये जस्टिफिकेशन ठीक है कि हमारा सिस्टम क्लोज है तभी वी डू नॉट नीड टू गो फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, हमें पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी कंटेमिनेशन फ्रॉम द हैंड टू द प्रोडक्ट? आपने इसका आंसर देना है और जस्टिफाई करना है। अगर आपका आंसर येस में है या नो में, तो जस्टिफाई करना है, सपोर्ट करना है अपने आंसर को विद सम जस्टिफिकेशन। केस स्टडी नंबर 2, आप एक राइस प्रोसेस मिल में हैं और डिस्पैच से पहले आपका एक प्रोसेस लगा हुआ है मेटल डिटेक्टर और ये आपका CCP भी है। आप मेटल डिटेक्टर की जो वेरिफिकेशन है वो हर 2 घंटे में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है, शिफ्ट स्टार्ट होती है 9 बजे, तो आप पहली मेटल की जो वेरिफिकेशन है वो आप करते हैं 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, 4, 6। प्रोडक्शन अक्सर 6 बजे ख़त्म हो जाती है, कभी 6:15, कभी 6:30 पर, कभी 7 बजे तक। बट आपकी जो मेटल डिटेक्टर की कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन है वो आप कंडक्ट करते हैं एवरी 2 आवर्स। आपने मुझे अब इसमें ये बताना है कि क्या ये मेटल डिटेक्टर की एफिशिएंसी को, एक्यूरेसी को, इसकी सेंसिटिविटी को चेक करने की जो हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है एवरी 2 आवर्स, क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है? अगेन आपने जो आंसर देना है वो येस और नो में देना है और इन येस और नो के साथ आपने कोई ना कोई जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करनी है। केस स्टडी नंबर 3, आप अगेन एक फूड इंडस्ट्री में, और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्पाइसेस इंडस्ट्री, और आपका जो फाइनल प्रोसेस है वो है एक्सरे डिटेक्शन। ठीक है ना, आपने एक एक्सरे मशीन लगाई हुई है, आप तमाम पैक्स को 100% उस कन्वेयर से गुजारते हैं और देखते हैं कि कोई फॉरेन मैटर जो है वो प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं है। और अगेन आपने एक्सरे मशीन की जो उसकी जो सेंसिटिविटी है उसकी वेरिफिकेशन आप अगेन एवरी 2 आवर्स करते हैं। ठीक है,
एज अ कंप्लाइंस मैनेजर, एज अ क्यूए मैनेजर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरीफाई करना। तो आपने चेक किया फॉर एग्जांपल 12 बजे मेटल डिटेक्टर को, और आपने देखा कि मेटल डिटेक्टर ने उस टेस्ट पीस को डिटेक्ट नहीं किया। आपने टेस्ट पीस गुजारा और टेस्ट पीस डिटेक्ट नहीं हुआ। आपने 1-2 दफ़ा और ट्राई की और तीनों दफ़ा जो है वो मेटल डिटेक्टर जो एक्सरे मशीन है उसने आपके टेस्ट पीस को डिटेक्ट नहीं किया। आपने फ़ौरन रुकवा दी मशीन को और उसकी सेंसिटिविटी को चेक किया, डिटेक्ट किया, और फिर मशीन जो है वो डिटेक्ट करने लगी। क्या आप समझते हैं कि क्या उस मशीन को ठीक करवाना यही इसका करेक्टिव एक्शन था, या आप समझते हैं कि इस केस में आपने फर्दर कोई एक्शन लेना है? आपने 10 बजे लास्ट एक्सरे मशीन की सेंसिटिविटी चेक की थी, उस वक्त ठीक आ रही थी, और फिर आपने 12 बजे चेक की, उस वक्त ठीक नहीं आई। तो आप क्या एक्शन लेंगे इस केस में? क्या सिर्फ एक्सरे मशीन को ठीक करना ही इनफ है, या कोई और एक्शन भी लेंगे? येस और नो में बताना है, और अगेन जस्टिफाई करना है इन जस्ट 1, 2 और 3 लाइन्स कि आपके और क्या क्या एक्शंस होंगे इस केस में। अगेन आपने इन तीनों केसेस का आंसर कमेंट्स में भी दे सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कीजिए shahriyarahmedfst@gmail.com, और जैसे ही आप आंसर देंगे इंशाल्लाह, जैसे ही मैं रीड कर लूँगा आपके आंसर्स को, वैसे ही मैं इसकी आंसर शीट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। फर्दर कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, वो आप मुझे दोबारा ईमेल पे भेज सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कुछ केसेस के साथ आऊँगा, और ये केसेस जो हैं इस पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी होती है तो ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, प्रैक्टिकल जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको फ़ायदा करेगी। और इन केस इन फ्यूचर आप किसी लीड ऑडिटर कोर्स के लिए जाते हैं तो आपको इन केसेस को सॉल्व करने से ही एग्ज़ाम पास के आपके जो चांसेस हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू।